हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू और इंटरेस्टिंग लेसन जिसमें हम सीखने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स जिन्हें हिंदी में मुहावरे भी कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले ये जान लेते हैं कि ईडियम्स आखिर होती क्या हैं। देखिए, ईडियम्स ऐसे एक्सप्रेशंस को बोला जाता है जिनका मीनिंग उन वर्ड्स से कंप्लीटली डिफरेंट होता है जिनसे मिलकर वो बनी होती है। एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। अब अगर आपने इस ईडियम को कभी पहले देखा नहीं या सुना नहीं तो आप सोचेंगे कि कोई बात कर रहा है पिग्स के फ्लाई करने के बारे में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट एक्चुअली उसका मीनिंग है ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज के बारे में जो कभी हो नहीं सकती, जिसके होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब जैसे पिग्स उड़ नहीं सकते वैसे वो चीज हो नहीं सकती। तो इनडायरेक्ट मीनिंग निकलता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कभी कभी बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। तो ईडियम्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। समझने की जरूरत है थोड़ा सा और उसे याद करने की जरूरत है। आइए देखते हैं कौन सी ईडियम्स आज हम सीखने वाले हैं। हमारी पहली ईडियम है हिट द रोड। देखिए, इस ईडियम को जब हम पहली बार देखते हैं तो लगता है कि रोड पर मारने की बात की जा रही है, बट वो सिर्फ उसके वर्ड्स का मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग है यात्रा की शुरुआत करना। हिट द रोड मतलब आप किसी रोड पर निकले हैं किसी जर्नी की शुरुआत करने के लिए, अपने घर जाने के लिए। आपने एक प्लेस को छोड़ा है दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। सो टू हिट द रोड का मतलब होता है टू सेट आउट ऑन अ जर्नी, टू लीव अ प्लेस और बिगिन अ जर्नी। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। द सन इज सेटिंग और इट इज गेटिंग लेट, इट इज टाइम टू हिट द रोड। सूर्य अस्त हो रहा है और लेट हो रहा है, ये सही समय है यात्रा की शुरुआत करने का या यहाँ से निकलने का। एक और सेंटेंस देखिए। वी शुड प्रोबेबली हिट द रोड, इट इज गोइंग टू टेक अस 2 hours टू गेट होम। यहाँ हम कह रहे हैं कि हमें शायद निकल लेना चाहिए यहाँ से या यहाँ से जर्नी शुरू करनी चाहिए। प्रोबेबली मतलब परहैप्स, शायद। इट इज गोइंग टू टेक अस 2 hours टू गेट होम। यहाँ से हमें घर पहुंचने में 2 घंटे तक लग जाएंगे। सो हिट द रोड को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें रोड को मारना नहीं है, अपने फीट से उसे टच करना है या फिर अपने कार के टायर्स से। हम कहीं जा रहे हैं कार से या किसी और व्हीकल से या अपने पाँवों से ही जा रहे हैं, सो वी आर हिटिंग द रोड विद आवर फीट और विद आवर कार टायर्स। इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब होता है किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना जो आपकी कैपेबिलिटी से बहुत दूर है, बहुत परे है। आप उतना नहीं कर सकते और उतने की जिम्मेदारी आपने ले ली है। ठीक है। कई बार होता है ना कि हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि ये क्या है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। ठीक है। बट आप अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं दे पाते। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो है ही नहीं, उतना कैपेबिलिटी आप में थी नहीं। ठीक है। तो टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है कि ऐसी चीज की जिम्मेदारी ले लेना जो आपकी क्षमता से कई परे थी। अब हम इसको सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। I think I have bitten off more than I can chew with this work deadline. It's just too much. तो इसमें ये जो पर्सन बोल रहा है वो ये कह रहा है कि देखो, मैंने जो डेडलाइन ले ली है, मतलब उन्होंने कोई काम कंप्लीट करने की डेट दे दी कि मैं इस डेट तक ये काम कंप्लीट कर लूंगा। बट वो तो बहुत ज्यादा काम है, वो उस डेट तक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। पर्सन क्या कह रहा है? आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। मैंने बहुत कठिन काम की जिम्मेदारी ले ली जो मेरे बस की थी ही नहीं। ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बाय टेकिंग 3 back-to-back क्लासेस आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। बैक टू बैक क्लासेस का मतलब क्या है? एक के बाद एक क्लासेस। देखिए, डिफिकल्ट तो होता ही है, कैसे आप एक के बाद एक क्लासेस करेंगे? तो आपने क्या किया, आपके बस की बात नहीं थी कि आप एक के बाद एक इतनी सारी क्लासेस कर पाए। बट आपने क्या किया, वो क्लासेस के लिए हामी भर दी। ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है? यू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू।
आपसे नहीं हो पा रहा है, आपने कठिन काम की जिम्मेदारी ले ली जो आपकी क्षमता से परे था। अगली ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। देर रात तक जागकर मेहनत करते रहना, किसी काम को करने के लिए कई कई घंटों तक नहीं सोना और रात में काम करते रहना, रात दिन एक कर देना। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। टू क्लियर द SSC CGL एग्जाम इन 2010 आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए, जब भी हमारा कोई एग्जाम हो, हम ट्राई करते हैं कि हम उसमें अपना पूरा फोकस दें और पूरा एफर्ट डालें। तो इस सेंटेंस में हमने यही बताया है कि SSC CGL एग्जाम था 2010 में, और उसको क्लियर करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी और उसके लिए मैंने रात दिन एक कर दिया, मैंने देर रात तक जाग कर मेहनत की। सो हमने इंग्लिश में क्या बोला? आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। एक और सेंटेंस देखिए, आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द रिपोर्ट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी को कोई रिपोर्ट बनानी है और उसके लिए उनको देर रात तक जाग कर काम करना होगा। तो हमने बोला आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हो गया देर रात तक जाग कर किसी काम को करने के लिए मेहनत करते रहना। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पुराने जमाने में जब लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो हम लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे और उसमें ऑयल भी यूज होता था, केरोसिन यूज हुआ करता था, तो उसी की रोशनी से हम पढ़ते थे। सो वी आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, उस तरीके से आप उसको लिंक करके याद रख सकते हैं। आगे है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका मतलब है व्यर्थ में पछताना। जैसे दूध बिखर जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, उसे साफ ही कर सकते हैं, वापस से बर्तन में नहीं डाला जा सकता। तो व्यर्थ पछताना उसी सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब है ऐसी कोई चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं, या जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में अगर आप वरी करते हैं, परेशान होते हैं, पछताते हैं, तो इस ईडियम का यूज किया जाता है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क या व्यर्थ में पछताना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। You have wasted all your monthly salary to buy useless things, but it is now too late to cry over spilled milk. यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि तुमने सारी मंथ की जो सैलरी आई थी उससे बेकार की चीजें खरीद ली, बट अब बहुत लेट हो चुका और व्यर्थ में पछता के कोई फायदा नहीं। फिर है आई टोल्ड यू टू नॉट ईट सो मच फ्राइड फूड, इट हैज इंक्रीज्ड योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब यहाँ पे क्या है? किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को समझाया था, बताया था कि ज्यादा फ्राइड फूड यानी तला हुआ फूड ना खाए, उन्होंने सुना नहीं। अब क्या हो गया? उसका रिजल्ट हुआ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए। बट अब क्या फायदा? यूजलेस है, वेस्ट है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताकर कोई फायदा नहीं, जब कहा था तब सुन लेना चाहिए था। तो व्यर्थ में पछताना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। हमारी अगली ईडियम है होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब किसी को एडवाइस करना कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, जल्दीबाजी मत मचाओ, जल्दीबाजी में काम मत करो। इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, नो नीड टू रश ऑन टू द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कोई किसी को एडवाइस कर रहा है कि आराम रखो, पेशेंस रखो, जल्दीबाजी मत मचाओ, ट्रेन आने ही वाली है, अबाउट टू अराइव यानी आने ही वाली है, नो नीड टू रश ऑन टू द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई नो यू आर वेरी हंग्री, बट होल्ड योर हॉर्सेस, डिनर विल बी रेडी इन अ फ्यू मिनट्स। इसमें हम कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, पर पेशेंस रखो, जल्दीबाजी मत करो, डिनर कुछ ही मिनटों में रेडी होने वाला है। देखिए, मैंने यहाँ पे इन अ फ्यू मिनट्स का यूज किया है। अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ समय में, कुछ ही मिनट्स में तैयार होने वाला है। अ फ्यू के यूजेज को बहुत क्लियरली बताने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब किसी
इशू के रूट कॉज को समझना, मतलब वो इशू कहाँ से उठा था, उसका रीजन क्या था, वो समझ लेना, उसको हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं। आपको इस किसी भी सिचुएशन का या प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सिचुएशन अराइज हुई है। उस सेंस में आपको अगर किसी को कुछ कहना है, वो भी एक छोटे से सेंटेंस में, तो आप कह देंगे यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव फाउंड द प्रॉब्लम तरुण, यू हिट द नेल ऑन द हेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तरुण को बोल रहे हैं कि तुमने प्रॉब्लम के बारे में पता लगा लिया, सच में तुमने मुद्दे की जड़ को समझ लिया। यू हिट द नेल ऑन द हेड। फिर है when my car didn't start, my friend took one look and said that it's due to a dead battery. Seems like he hit the nail on the head. अब यहाँ पे एक पर्सन बोल रहा है कि मेरी कार चल नहीं रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, मेरे फ्रेंड ने बस एक बार देखा और मुझे बता दिया कि बैटरी डेड हो गई है, उसकी वजह से नहीं चल रही है। तो ऐसा लगता है कि उसने मुद्दे की जड़ को समझ लिया। He hit the nail on the head. बहुत इजी है, आप ठीक से इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। हर ईडियम बहुत इजी है। अगली ईडियम है स्पिल द बीन्स। देखने से ऐसा लगता है कि इस ईडियम का मतलब है बीन्स को बिखेर देना, बट ईडियम्स के बारे में आप जानते ही हैं, उनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है, इसका भी डिफरेंट ही है। इसका मतलब है किसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, कोई राज खोल देना, कोई भेद खोल देना, जो आपको नहीं बताना चाहिए था वो आपने बता दिया। सो यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। आपके फ्रेंड ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर की और आपने किसी थर्ड पर्सन को जाकर वो बता दी। सो यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। आपने राज खोल दिए, भेद खोल दिया, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर दिया। सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। All right, spill the beans. What is the big news you have been keeping from us? Keeping from us का मतलब है नहीं बता रहे, हमसे शेयर नहीं कर रहे, छुपा रहे हो। इस सेंटेंस में कहा गया कि चलो अब वो राज खोल दो या हमें बता दो जल्दी से, कौन सी न्यूज़ है जो तुम हमें नहीं बता रहे, जो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। एक और एग्जाम्पल देखिए। If I spill the beans, will you promise not to tell anyone else? अगर मैं तुम्हें कुछ चीज बताऊं या कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो क्या तुम वादा करते हो किसी और को नहीं बताओगे? स्पिल द बीन्स का मतलब याद रखिएगा, राज खोलना, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, चाहे जाने या अनजाने। अगली इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका मीनिंग क्या होगा? सोच के देखिए, कोई चीज ऐसी है जिसकी कीमत आपको अपना हाथ या पांव देकर चुकानी पड़े। वो चीज कैसी होगी? वो चीज आपको बहुत भारी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। इसी ट्रिक से आप इस इडियम का मीनिंग याद रखिए। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कोई चीज विच इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज। ठीक है, अब इस इडियम को हम थोड़ा सेंटेंसेस के थ्रू भी समझ लेते हैं। माई वाइफ इज आस्किंग फॉर अ डायमंड रिंग, आई थिंक इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। देखिए बहुत ही क्लियर है, किसी पर्सन की वाइफ उससे डायमंड रिंग मांग रही है जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगी होती है। तो वो क्या कह रहा है? आई थिंक इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब मेरे लिए एक्सपेंसिव होगा ये बहुत डायमंड रिंग लेना। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट वुड बी बेस्ट इफ यू विजिटेड दैट रेस्टोरेंट, द फूड इज रियली गुड एंड इट डज नॉट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो जो पर्सन बोल रहा है वो बता रहा है कि अच्छा होगा अगर तुम उस रेस्टोरेंट जाओ, क्योंकि एक तो खाना बहुत अच्छा है और दूसरा ज्यादा महंगा नहीं है। इट डज नॉट कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग। तो याद रखिएगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत महंगी है। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना, स्पेशली किसी परफॉर्मेंस से पहले। जब कोई किसी परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो और उन्हें हमें ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक कहना हो और ईडियम की फॉर्म में कहना है तो हम कहेंगे ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को विश करना, गुड लक विश करना।
जैसे यू हैव एन एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग, तुम्हारा एग्जाम है कल, उसके लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, तो हमने बोला ब्रेक अ लेग। When the team went out for the final race, the coach shouted out to them, break a leg. जब टीम अपनी फाइनल रेस के लिए गई या निकली तो कोच ने उन्हें बोला ब्रेक अ लेग। कोच ने उन्हें गुड लक विश किया। सो ब्रेक अ लेग मतलब किसी को विश करना। कट टू द चेज, जिसका मतलब है सीधे मुद्दे पर आना। कई लोग हमें मिलते हैं जो बहुत घुमा फिरा कर बात करते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते, जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो अगर हमें कहना है कि सीधे पॉइंट पर आओ, सीधे पॉइंट की बात करो, तो हम बोलेंगे कट टू द चेज, स्ट्रेट पॉइंट पर आओ। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। कैन यू प्लीज कट द चेज एंड टेल मी व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। इस सेंटेंस में बोला गया है कि सीधे मुद्दे पर आओ, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। कट टू द चेज। फिर है वी नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन, सो लेट्स कट टू द चेज एंड फोकस ऑन द की फैक्टर्स। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें जल्दी से एक डिसीजन लेना है, तो सीधे मुद्दे पर आओ, घुमा फिरा के बात मत करो और फोकस किस पे करो, की फैक्टर्स पे फोकस करो। तो यहाँ पर कट टू द चेज का मतलब हो गया सीधे मुद्दे की बात करना, मुद्दे पर आना। अभी हमने एक ईडियम के बारे में डिस्कस किया था, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब मुद्दे की जड़ को समझना। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, आप इसके डिफरेंस को समझिएगा। ये है मुद्दे पर आना सीधे से, और वो है मुद्दे की जड़ को समझना, मतलब किसी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको समझना। फिर है अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है बहुत ही आसान, समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू, समथिंग विच इज वेरी फिजिबल, बहुत ही आसान है करने में, बहुत ही इजी, अ पीस ऑफ केक। जैसे he said the test would be difficult but it was a piece of cake, I will pass with no problem at all। देखिए, इसमें हम कह रहे हैं कि उसने तो मुझे बताया था कि टेस्ट जो है वो बहुत ही कठिन होने वाला है, बहुत ही हार्ड होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है, पर हुआ क्या, वो बहुत ही इजी था, इट वॉज अ पीस ऑफ केक, सो मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा। तो इट वॉज अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान। एक और सेंटेंस देखिए, गिविंग रेनू अ मेक ओवर वॉज अ पीस ऑफ केक बिकॉज शी इज सो नेचुरली ब्यूटिफुल। यहाँ पर रेनू की बात हो रही है जो मेकओवर के लिए गई थी, पार्लर में गई होंगी या किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास गई होंगी। अब मेकअप आर्टिस्ट क्या कह रहे हैं कि इसको मेकओवर देना तो बहुत ही इजी था, इट वाज रियली इजी, इट वाज अ पीस ऑफ केक, क्योंकि वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचुरली ब्यूटीफुल है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं था, सो इट वाज वेरी इजी। सो अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान। आगे है अंडर द वेदर। देखिए, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, जब भी वेदर चेंज होता है तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और आप थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, थोड़ा सिक फील करते हैं, अनवेल फील करते हैं। तो ये ईडीएम का मतलब है अंडर द वेदर का बीमार सा फील करना, ठीक फील नहीं करना, टू फील अनवेल। सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं। आई डिड नॉट गो टू वर्क टूडे एज आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। मैं आज काम पर नहीं गया क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं थोड़ा सा बीमार सा महसूस कर रहा था। तो आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। वी हैड अ हैवी लंच टुडे एंड नाउ आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि मैंने बहुत ही हैवी लंच कर लिया, दिन का जो खाना था मैंने बहुत ही भारी सा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया। अब मुझे कैसा फील हो रहा है, अंडर द वेदर, थोड़ा सा बीमार सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा। सो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक और अनवेल या बीमार सा फील करना। द नेक्स्ट इडियम इज टू किक द बकेट। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इडियम्स हमें दिखाई देती हैं उनका मीनिंग उससे हमेशा डिफरेंट होता है, मोस्टली डिफरेंट होता है। जैसे इसमें भी दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या लिखा है, किक द बकेट। ऐसा लग रहा है कि बकेट को मारना है, लात मारना है, बट ऐसा थोड़ी है। इसका मीनिंग है टू डाई, टू पास अवे। इसीलिए इडियम्स को हमें थोड़ा ट्रिक्स लगा के याद करना है।
किसी चीज से एसोसिएट कर लेना है और उसको याद कर लेना है। तो इस ईडियम का मीनिंग है टू डाई, टू पास अवे या फिर टू पेरिश, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। सेंटेंसेस के थ्रू समझ लेते हैं, बिल्कुल करेक्टली हमें समझ आ जाएगा। हैव यू हर्ड द ओल्ड मैन हु यूज्ड टू लिव ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस हैज किक्ड द बकेट। मतलब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि क्या तुमने सुना, जो वृद्ध व्यक्ति हमारे घर के सामने वाले रोड पर रहा करता था, he has kicked the bucket, मतलब he died, he passed away। ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर सेंटेंस है all the fish in my aquarium kicked the bucket when we went on a vacation। जब वो वेकेशन पे गए तो जो उनके एक्वेरियम में फिश थी उनकी देखभाल नहीं हो पाई, पानी का टेम्परेचर अप डाउन हो गया होगा या जो भी रीजन रहा होगा, वो क्या हो गई, दे किक द बकेट, वो मर गई। ठीक है, सो टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, टू पास अवे और टू पेरिश। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो कह सकते हैं करनी कथनी से ताकतवर होती है। मतलब आप जब सिर्फ अपने शब्दों का इस्तेमाल करें और एक्शंस के थ्रू उनको रियलाइज ना करें तो उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं। अगर आप करके दिखाएंगे जो आपने कहा तो ही उसकी वैल्यू है। तो यानी आपके एक्शंस जो हैं वो बोलते हैं उन वर्ड्स के बजाय जो आप सिर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। She said she would help, but her actions spoke louder than her words when she showed up with support। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी पर्सन ने आपको कहा था कि वो आपकी हेल्प करेगी जब आपको जरूरत होगी, और उसने जब टाइम आया तो आपकी मदद भी की। She showed up with support, उसने सपोर्ट दिया। तो क्या हुआ, उसने जो कहा वो करके भी दिखाया। ठीक है, उसकी करनी और कथनी सेम थी, उसने एक्शंस में उसको करके दिखाया जो उसने कहा था। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, लेट योर सक्सेस डू द टॉकिंग। आफ्टर ऑल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सही है, हम कभी कभी एक्सप्लेन करते रहते हैं, मैं पास हो जाऊंगा एग्जाम में, या ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। तो हम एक्सप्लेन करने के बजाय अपने रिजल्ट से उसको शो करें। वही इस सेंटेंस में बताया है कि तुम एक्सप्लेन करने के बजाय सक्सेसफुल होके बताओ, वही इनफ होगा ये बताने के लिए कि तुम सक्सेसफुल हो गए जो तुम अचीव करना चाहते थे उसमें। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, करनी कथनी से हमेशा ताकतवर होती है। फिर है गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को करने से पहले डर जाना, बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाना, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो चीज आपसे नहीं हो पाएगी या फिर आप उसमें फेल हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब है डर जाना किसी चीज को करने से पहले। जैसे कभी आपने बंजी जंपिंग ट्राई किया है? जैसे ही आप बंजी जंपिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, लास्ट मोमेंट पे आप फील करते हैं कि यू आर गेटिंग कोल्ड फीट। आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत डिसीजन हो गया। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं और एंड मोमेंट तक कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो ये जो चीज है, जब हम डर जाते हैं किसी चीज को करने से पहले, उसको दोबारा सोचते हैं कि करें या नहीं, वो होता है टू गेट कोल्ड फीट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He was all set to propose, but at the last moment he got cold feet and couldn't do it। मतलब कोई पर्सन किसी को प्रपोज करने जा रहा था, पूरी तरीके से रेडी था, बट क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे वो डर गया और नहीं कर पाया। She got cold feet before the exam, worrying if she had prepared enough। ये तो हम सभी के साथ होता है और हुआ भी है। एग्जाम से पहले हम चाहे कितना भी हमने अच्छा प्रिपरेशन किया हो, डर जाते हैं। क्या हो जाता है, वी गेट कोल्ड फीट। तो ये पर्सन जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एग्जाम के पहले वो डर गई, शी गॉट कोल्ड फीट एंड
क्यों हुई? वो चिंता कर रही थी कि उसने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया। एक लास्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बट आई गॉट कोल्ड फीट एंड बैक्ड आउट। यहाँ बैकआउट करने का मतलब क्या है? पीछे हट जाना। ठीक है, तो उसने डांस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया, बट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ? वो डर गई और उसने अपना नाम वापस ले लिया, या फिर वो डांस करने गई ही नहीं। तो याद रखिएगा, टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना, डर जाना किसी बड़ी चीज को करने से पहले, या जो भी आपने सोचा था उसको करने से पहले। आज के लेसन में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।